नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक्सेप्शंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड कौन कौन से होते हैं, मांग के नियम के क्या क्या अपवाद होते हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें होती है जो कि मांग के नियम को फॉलो नहीं करती है। उसमें हम लोगों ने 4 बातों पर डिस्कस कर लिया था। पहला था कंस्पिशियस गुड्स, दूसरा था इंफीरियर गुड्स या गिवन गुड्स, तीसरा था डिमांड फॉर नेसेसिटीज और चौथा था कंस्पिशियस नेसेसिटीज। इन चारों पॉइंट्स के बाद भी कुछ ऐसे पॉइंट्स रह जाते हैं जहां पर कुछ ऐसी बातें रह जाती है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला होगा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेज। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेज मतलब भविष्य में मूल्य में बदलाव होने का पूर्वानुमान। अगर सीधी सी बात आपको पता चल जाए कि किसी वस्तु का मूल्य कल जाकर कम होने वाला है या 10 दिनों के बाद जाकर कम होने वाला है, तो अभी आप उसे ह्यूज अमाउंट में परचेज अगर करना भी चाह रहे थे तो नहीं करेंगे। भले ही अभी उसका प्राइस बढ़ नहीं रहा है, लेकिन ये अगर पता चल जाए कि 10 दिनों में उसका प्राइस कम हो जाएगा तो अभी आप उसे ह्यूज अमाउंट में अगर परचेज करने वाले थे तो भी नहीं करेंगे। और अगर ये पता चले आपको कि किसी वस्तु का प्राइस 10 दिनों के बाद दोगुना चला हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको अभी जरूरत भी नहीं थी उस गुड्स की, डिमांड भी नहीं करना चाह रहे थे उस गुड्स की, फिर भी बहुत ज्यादा खरीद कर हम स्टॉक करके रखने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब कि फ्यूचर प्राइसेस के बारे में अगर हमें पता चलता है तो हम अभी करंट में उसके प्राइस को कोई वैल्यू नहीं करते हैं। करंट में उसका प्राइस क्या है उसको वैल्यू ना करके फ्यूचर प्राइस को वैल्यू करते हुए हम अपनी डिमांड को चेंज कर लेते हैं। तो इस कारण बस ये भी एक एक्सेप्शन फॉर लॉ ऑफ डिमांड हुआ। इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे इरेशनल या इंपल्सिव परचेज या स्पेकुलेटिव गुड्स। फॉर एग्जांपल, आप जब शेयर मार्केट में कोई खरीद बिक्री करता है तो उस कंडीशन में दो बातें होती है, या तो वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या फिर स्पेकुलेशन करना चाहता है, मींस विनियोग या सट्टेबाजी। तो विनियोग करने का अर्थ हुआ कि हमारा पैसा सुरक्षित भी रहे और उस पर रेगुलर इंटरवल पर हमें कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिलता रहे। तो उस कंडीशन में लोग शेयर खरीदते तो हैं, लेकिन उसे जल्दी बेचने की कोशिश नहीं करते हैं, उस पर रिटर्न प्राप्त करते हैं और वो अपने पैसे को सेफ गार्ड देने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्पेकुलेशन में क्या होता है, सट्टेबाजी में क्या होता है कि एक व्यक्ति प्राइस में, शेयर के प्राइस में होने वाले अंतरों से लाभ कमाने की कोशिश करता है। मींस जब किसी भी शेयर का प्राइस कम होता है तब वो उसे खरीदने की कोशिश करते हैं और जब उसका प्राइस अधिक हो जाता है तो उसे वो बेच देते हैं। तो इन बातों से आपको लग रहा होगा कि ये एक्सेप्शंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड कैसे हुआ शेयर मार्केट। तो सबसे पहले जाने कि जब शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ता हो या घट रहा हो तो वो एक ट्रेंड में होता है, मींस या तो बढ़ने का ट्रेंड होता है या फिर घटने का ट्रेंड होता है। तो मींस अगर किसी गुड्स का प्राइस, किसी शेयर का प्राइस एक बार बढ़ रहा हो तो इसका मतलब वो अपने लोएस्ट लेवल से आगे की तरफ जा रहा है, फिर वो आगे बढ़ेगा ही। तो उस कंडीशन में जब बढ़ना स्टार्ट होता है तब लोग खरीदते हैं और जब पहली बार घटना स्टार्ट होता है उस कंडीशन में वो बेचने की अधिक से अधिक कोशिश करते हैं। इसी कारण स्पेकुलेटिव गुड्स भी लॉ एक्सेप्शंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड में रखा जाता है, मतलब मांग के नियम के अपवाद में रखा जाता है। इरेशनल और इंपल्सिव परचेज भी इसका एक एग्जांपल है। आप अगर बिना सोचे विचारे किसी चीज को खरीदने के लिए जा रहे हैं, आप उत्तेजनावश किसी वस्तु को खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम ये नहीं देखते हैं कि उस वस्तु का प्राइस कितना होगा, कैसे होगा। अब इस टॉपिक के खत्म होने के बाद एक सबसे बड़ा टॉपिक हमारे सामने में रह जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर चर्चा करने से पहले हम कुछ डिमांड्स के अलग अलग टाइप्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है डिराइव्ड डिमांड। तो डिराइव्ड डिमांड क्या होता है, जब हम किसी एक चीज के लिए डिमांड करते हैं और उससे रिलेटेड गुड्स का डिमांड खुद ब खुद बढ़ता चला जाता है, तो वो है डिराइव्ड डिमांड। फॉर एग्जांपल, अगर आप मकान के लिए डिमांड करते हैं तो इसका मतलब है कि ईंट के लिए, बालू के लिए, सीमेंट के लिए, रॉड के लिए, इन सभी चीजों के लिए डिमांड
खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद है इंडस्ट्री डिमांड या फिर कंपनी डिमांड। तो अगर किसी इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई डिमांड किया जाता है तो वो कंपनी डिमांड कहलाता है। और अगर सभी कंपनी जो एक तरीके का व्यवसाय कर रहे हो तो फिर उन सभी के द्वारा अगर डिमांड किया जाता है तो वो इंडस्ट्री डिमांड कहलाता है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं लौटकर अपने लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ने के क्रम में हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईडी से डिनोट किया जाता है। कई सारे बुक में इसे ईपी से डिनोट किया गया है, मगर रियलिटी में इनफैक्ट इसे ईडी से ही डिनोट किया जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईडी से ही डिनोट किया जाता है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, पहले हम उसे जानने की कोशिश करें। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में परसेंटेज चेंज होने के कारण उसके किसी भी गुड्स के डिमांड पर जो असर पड़ता है उसे ही हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। मतलब मांग के सभी निर्धारक तत्वों में से किसी में भी परिवर्तन होने के कारण किसी भी वस्तु के मांग में जो असर पड़ता है उस असर को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मींस एक बार फिर से आप लोग जान लें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम तीन भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम तीनों भागों की चर्चा बाद में करेंगे, पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने की कोशिश करते हैं और इसके बारे में जितना जानना है आपको उतना बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम दूसरे की तरफ जाएंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी को ईपी से डिनोट किया जाता है। कई बुक्स में अभी बताया था मैंने कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी ईपी से ही डिनोट किया जाता है, क्योंकि उस बुक्स में केवल प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में चर्चा की गई होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का दूसरा फॉर्म तो वहां पर एक ही फॉर्म होता है ईपी, तो कभी ईपी की जगह पर ईडी या ईडी की जगह पर ईपी भी लिख दिया जाता है। लेकिन मेनली तीन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो हमको यहाँ पर ये तीनों के बारे में जानना है, तो इसे कारण ईपी हम लिखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईडी से ही डिनोट करते हैं। चलिए जानते हैं कि ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो किसी गुड्स के प्राइस में चेंज होने के कारण उसके डिमांड पर जो असर पड़ता है तो उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और यदि इसको सिंपल से भाषा में, सिंपल से लैंग्वेज में हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट। तो मींस किसी भी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत या अनुपातिक बदलाव होने के कारण उस वस्तु के मांग में जो अनुपातिक बदलाव आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ईपी यहां पर जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर हम लोग एक प्रैक्टिकल क्लास भी देंगे जहां पर इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो ईपी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक, यहां पर परसेंटेज तो आप सभी जानते होंगे, ये साइन है डेल्टा का, जिसे यहां पर परसेंटेज के मतलब चेंज के लिए डिनोट किया जाता है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इस फॉर्मूला को और हम इजी बनाने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी
into P by Q means change in quantity demanded by change in price into initial price by initial quantity demanded। जो शुरू में था वो प्राइस और जो शुरू में शुरुआती प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो क्वांटिटी डिमांडेड क्यू से डिनोट किया जाता है। तो यहां पर डेल्टा क्यू या डेल्टा पी निकालना अगर आप जान जाते हैं तो परसेंटेज चेंज इन क्यू एंड परसेंटेज चेंज इन पी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको प्रीवियस वाला मालूम हो और डेल्टा पी और डेल्टा क्यू आप निकाल सकते हैं तो फिर परसेंटेज कितना होगा वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ये डेल्टा क्यू कैसे निकाला जाएगा और डेल्टा पी कैसे निकाला जाएगा वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस Q1 और डेल्टा पी इज इक्वल टू P minus P1. P1 means new price and P means old price. Q means old price और Q1 means Q means old quantity demanded और Q1 means new quantity demanded। मतलब अगर किसी प्रश्न में आपको दिया रहे कि पुराने प्राइस पर इतना क्वांटिटी डिमांड होता था और नए प्राइस पर इतना क्वांटिटी डिमांड हो रहा है, तो फिर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करें। तो उस कंडीशन में आपके पास जो पुराना क्वांटिटी डिमांडेड था उसमें से नए क्वांटिटी डिमांडेड को अगर आप घटाएंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, डेल्टा क्यू। और डेल्टा पी फाइंड आउट करने के लिए पुराने प्राइस में से हम नए प्राइस को घटा देंगे। तो यदि आप डेल्टा क्यू और डेल्टा पी फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100 डेल्टा पी बाय पी इंटू 100 और ये निकालने से आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों फाइंड आउट हो जाएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी में और कुछ बातें जो हम करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस बनाने के लिए इससे ज्यादा बात नहीं है जो अभी हमको करनी है। एक क्लास आप लोगों को दिया जाएगा क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, तो उसमें 3 पॉइंट के बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे जो अभी हम छोड़कर चल रहे हैं, अभी हम नहीं चर्चा कर पा रहे हैं। वो तीनों पॉइंट्स होंगे टोटल आउटले मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी के बारे में। तो अभी सिंपल फॉर्मूला के बारे में आपको बताकर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ने के क्रम में हमें ये जानना है कि प्राइस इलास्टिसिटी होते कितने टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में हम जब जानने लगेंगे, टाइप्स ऑफ ईपी, तो हम यहां पर बात करेंगे कि ईपी को मींस प्राइस इलास्टिसिटी को 5 अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला होता है ईपी इज इक्वल्स टू इंफिनिटिव, ये इंफिनिटिव का साइन है। दूसरा ईपी इज ग्रेटर देन 1। तीसरा ईपी इज इक्वल्स टू 1। चौथा ईपी इज लेस देन 1। और पांचवा और सबसे लास्ट ईपी इज इक्वल्स टू 0। और इस पांचों कंडीशंस के अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसे परफेक्टली या हाईली इलास्टिक डिमांड के नाम से जाना जाता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसे इलास्टिक डिमांड के नाम से जाना जाता है। इसे यूनिटरी इलास्टिक के नाम से जाना जाता है। ईपी इज इक्वल टू 1 जहां होगा उसे हम यूनिटरी इलास्टिक कह सकते हैं।
ईपी अगर एक से कम हो तो इसे इनएलास्टिक डिमांड कहा जाता है। और पांचवा, जब ईपी 0 के बराबर हो तो उसे हम परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड कहते हैं। परफेक्टली इनएलास्टिक। अगर फिर से जानने की कोशिश करें तो ईपी अगर इंफिनिटिव हो तो पूर्ण लोचदार मांग कही जाएगी। ईपी अगर एक से बड़ा हो तो उसे लोचदार मांग कहा जाएगा। जब ईपी एक के बराबर हो, मींस प्राइस इलास्टिसिटी एक के बराबर हो, तो उसे इकाई लोचदार मांग कहा जाएगा। जब ईपी एक से कम होगा तो उसे बेलोचदार मांग, और जब ईपी 0 के बराबर होगा तो उसे पूर्ण बेलोचदार मांग कहा जाता है हिंदी में। और इंग्लिश में आप लोगों के सामने ये लिखा ही हुआ है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ईपी इंफिनिटिव कब होता है, ईपी 1 से बड़ा कब होता है, और ईपी 1 के बराबर कब होता है, कम कब होता है, और 0 कब होता है। तो जब सीधी सी बात यहीं से हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं इंफिनिटिव क्या होता है? आप मैथमेटिक्स में इतना जानते होंगे कि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू इंफिनिटिव। तो एक बार फिर से आप याद करें कि हमारा फॉर्मूला क्या था प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मींस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मींस प्राइस से में अगर बहुत कम या ना के बराबर अंतर हो, फिर भी अगर किसी गुड्स का डिमांड चेंज कर जाता है, तो ऐसे कंडीशन में ईपी इज इक्वल्स टू क्या होगा, इंफिनिटिव होगा। और ऐसे डिमांड को हम, ऐसे गुड्स को हम परफेक्टली इलास्टिक गुड्स, और ऐसे डिमांड को हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के नाम से जानेंगे। अगर प्राइस में कम चेंज होता है और डिमांड पर इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, तो उसे हम इलास्टिक डिमांड के नाम से जानेंगे, या हाई इलास्टिक डिमांड के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं। अगर तीसरा कंडीशन है ईपी इज इक्वल टू 1, मींस जब प्राइस में जितना चेंज होता है उतना ही, बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही फर्क पड़ता है किसी वस्तु के डिमांड पर। अगर प्राइस 20% से बढ़ता है तो किसी वस्तु का डिमांड 20% से ही घटता हो, या प्राइस 20% से घट रहा हो तो उस वस्तु का डिमांड 20% से ही बढ़ रहा हो। मींस जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही एग्जैक्ट सेम चेंज होगा डिमांड में। तो उस कंडीशन में डिमांड को यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। इसके बाद जब प्राइस में बड़ा चेंज होने के कारण भी डिमांड पर बहुत बड़ा असर ना पड़े, कम असर पड़े, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे इनइलास्टिक डिमांड। और जब प्राइस में चेंज होने के कारण भी किसी गुड्स के डिमांड पर कोई असर नहीं पड़े, कोई भी चेंज नहीं हो डिमांड में, केवल प्राइस चेंज अप हो या डाउन हो, उससे कोई मतलब नहीं हो उसके डिमांड को, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। और इसके साथ हम उतनी बातों पर चर्चा कर चुके हैं जिस पर हमें चर्चा करनी थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अब इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हम कम शब्दों में ही जानने की कोशिश करेंगे कि नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी मतलब प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में कोई फर्क आता है, तो उसी तरह से इनकम में चेंज होने के कारण अगर डिमांड पर कोई फर्क आता है तो उसे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को EY से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला भी कुछ ईपी के तरह ही होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय, वहां पर हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन इनकम। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारे सामने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम सीधी सी बात ये कह सकते हैं, व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड्स इफेक्ट डिमांड फॉर अनदर गुड्स इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मींस जब एक वस्तु का मूल्य
किसी दूसरे वस्तु के मांग को प्रभावित करता हो तो उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। तो यहां पर हम कम शब्दों में ही इन दोनों पर चर्चा करने जा रहे हैं, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। तो हम इसके फॉर्मूला पर ज्यादा चर्चा ना करते हुए इसे डिनोट किससे किया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। तो इसे ई बाई से डिनोट किया जाता है और इसे ई सी से डिनोट किया जाता है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है ई बाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। और इसी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। मतलब एक वस्तु के मूल्य में अंतर होने के कारण किसी दूसरे वस्तु के मांग किसी दूसरे वस्तु की मांग प्रभावित होती है, तो उसे ही हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और अंतिम बात जो कि इनकम इलास्टिसिटी को 3 भागों में, जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी को 5 भागों में बांटा था, तो इनकम इलास्टिसिटी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा जीरो और तीसरा निगेटिव। मींस जब हम इनकम के बारे में बात कर रहे थे वहां पर ही आपको बताया था कि अगर हम लग्जरियस गुड्स का डिमांड करते हैं तो अगर हमारा इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, इनकम घटता है तो डिमांड भी घटता है। तो उस कंडीशन में लग्जरियस गुड्स के कंडीशन में इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगा। नेसेसिटीज गुड्स पर इनकम में चेंज होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मींस आप जरूरतों के लिए यदि कम इनकम हो आपकी तब भी उतना ही डिमांड करोगे और इनकम बढ़ जाए तो भी उतना ही डिमांड करोगे। तो नेसेसिटीज गुड्स के कंडीशन में इनकम इलास्टिसिटी जीरो होता है। और थर्ड, जब हम चर्चा करते हैं इंफीरियर गुड्स की तो वहां पर हमने बात की थी कि जब हमारा इनकम कम हो तब इसका डिमांड ज्यादा होता है और जब हमारा इनकम अधिक हो तब इसका डिमांड कम होता है। इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे से। मींस यदि इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा और अगर इनकम घटेगा तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। तो इसी कारण इनकम इलास्टिसिटी इसका निगेटिव होता है। और इसी के साथ डिमांड चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब एक दिन और क्लास दिया जाएगा जिसमें आपके साथ हम कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा